प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज फिर से उपस्थित हैं व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबको पता है कि अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, और बिना पढ़े हुए अपठित गद्यांश और पद्यांश कक्षा 3 से लेकर के बड़ी क्लासों तक ये चलते रहते हैं। कक्षा 3 में अपठित गद्यांश और काव्यांश जो होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, तो उनमें ये देखने को मिलता है कि अपठित जो भी गद्यांश होता है उसके नीचे कुछ सवाल लिखे होते हैं, क्वेश्चन लिखे होते हैं, प्रश्न लिखे होते हैं, और उन प्रश्नों का आंसर इनमें से उस गद्यांश में से या पद्यांश में से देख करके बड़े आसानी से दे दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश और काव्यांश जो है हमारी बड़ी क्लासों में, यानी कि कक्षा 9 से अगर हम 12 की बात करें, तो बड़ी क्लासों में अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश का आंसर देने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि छोटे क्लासों में नीचे कोई क्वेश्चन लिख दिया जाता है और उस क्वेश्चन को उस अपठित गद्यांश में से या अपठित काव्यांश में से देख करके उसका आंसर हम जैसे कि तैसे हूबहू उसका आंसर वैसे ही उतार देते हैं। लेकिन जैसा कि बड़ी क्लासों में अपन देखते हैं कि अपठित गद्यांश और काव्यांश जो होता है उसका आंसर लिखते समय हमें उसकी जो भाषा शैली है, उस आंसर की जो भी भाषा शैली है उसको अपने अनुसार बना करके फिर अपने को आंसर लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश की। हमारा जो सिलेबस है उसमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश जो होता है, अपठित की आवश्यकता हमारे सिलेबस में इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे विद्यार्थी को किसी भी विषय पे गंभीर किया जाता है, और बिना पढ़ा हुआ मतलब कोई भी लेख है या कोई भी गद्यांश या पद्यांश है, बिना पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसको पढ़ करके कितनी की क्या सोच समझ रखता है, जिससे इसमें साहित्य हो गई, कला हो गया, देश के प्रति आदर और सम्मान से संबंधित जो विचार हो गए, शहीदों के बारे में हो गया, तो कुछ अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश जो हैं इसी से संबंधित होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं अपठित गद्यांश की। कक्षा 12 में अपठित गद्यांश जो है वो 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का अपठित गद्यांश आता है और उसमें कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि छोटी क्लासों में भी अपन देखते हैं, शीर्षक का चुनाव कैसे किया जाता है विद्यार्थियों। मान लीजिए कोई भी अपठित गद्यांश और काव्यांश है, उसमें शीर्षक कहाँ मिलता है। शीर्षक मिलता है शुरुआती 2-3 लाइनों में या अंत की 2-3 लाइनों में शीर्षक आसानी से मिल जाता है। और शीर्षक का चुनाव करते समय हमें कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपन बात करें कि हमें शीर्षक हमेशा संक्षेप में लिखना चाहिए, छोटे शब्दों में लिखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि शीर्षक के बाद में अपने उसके जो सवाल वगैरह हैं, और शीर्षक का चुनाव करते समय एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि शीर्षक हमेशा हमें वो ही लिखना चाहिए जिसके इर्द गिर्द हमारे विचार जो हैं। हमारा जो शीर्षक है वो ऐसा होना चाहिए, उस गद्यांश के इर्द गिर्द या पद्यांश के इर्द गिर्द ही उस शीर्षक का जो विचार है वो घूमना चाहिए। तो हम विद्यार्थियों, एक हमारे सामने एक अपठित गद्यांश है, और इस अपठित गद्यांश का हल किस तरीके से करें वो हम देखते हैं। आज हम देखते हैं कि अपठित जो गद्यांश है उसको सही तरीके से हल किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले हम अपठित गद्यांश, जो भी अपठित गद्यांश होता है उसको सबसे पहला हमारा काम होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो अपठित ये जो गद्यांश है इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए, देश कोई भी देश होता है, यानी कि सबसे पहले जो भी गद्यांश होता है उसको हम प्रत्येक उसकी लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में, कोई भी देश होता है उसका संपूर्ण उन्नति और विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परम आवश्यक है। किसी भी देश का संपूर्ण विकास हो, कोई भी देश है वो उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है देशवासियों में देश प्रेम का होना आवश्यक है।
कि उस देश में निवास करने वाले जो भी देशवासी हैं, उन देशवासियों के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। अगर प्रत्येक देशवासी के दिल में जिस देश का हम विकास देखना चाहते हैं, जिस देश को हम उन्नति के पथ पर अग्रसर देखना चाहते हैं, सबसे पहला काम है कि उस देश के देशवासियों या उस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों के दिल में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम होना चाहिए। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, यानी कि जिस देश के नागरिकों में, जिस देश के लोगों में उस देश के प्रति एक अच्छी और सकारात्मक सोच होने के साथ राष्ट्र कल्याण की अगर उनमें भावना होती है, तो वही देश जो है वो उन्नतिशील होता है, यानी कि प्रगति के पथ पर वही अग्रसर हो सकता है। देश प्रेम के पूत भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में, देशों द्वार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में तन न्योछावर कर देता है। यानी कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम है, वो व्यक्ति अपने देशवासियों की भलाई के लिए और देश के उद्धार के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय प्रगति में अपना तन मन भी न्योछावर कर देता है। हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें, यानी कि हम अपने देश के इतिहास पर, इतिहास का मतलब जो बीत चुका, हम अपने देश के बीते हुए समय पर, इतिहास पर अगर नजर डालें, दृष्टिपात करें का मतलब होता है नजर डालें, तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है। यदि हम अपने देश के का जो बीता हुआ समय है, जो इतिहास है, उसके ऊपर हम नजर डालें, उनके ऊपर विचार करें, तो हमारे देशभक्तों की बहुत बड़ी या लंबी जो है वो परंपरा देखने को मिलती है, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके देश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। यानी कि हमारे देश का इतिहास की अगर हम बात करें, हमारे देश के इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहिए, तो हमारे देश के बहुत से ऐसे वीर लोग रहे हैं, बहुत से ऐसे वीर रहे हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए। तो ऐसे लोगों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके, सर्वस्व यानी सब कुछ समर्पण करके देश प्रेम का एक अद्भुत परिचय दिया है। एग्जाम्पल में देखते हैं महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि। यानी कि इन लोगों आदि का मतलब और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया। तो ये जो लोग थे कौन कौन से, जैसे महात्मा गांधी हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, वीर शिवाजी हो गए, सरदार भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि। सहस्त्रों देशभक्तों के नाम इस दृष्टि से लिए जाते हैं, सैकड़ों देशभक्त जो हैं उनके नाम भी इस दृष्टि से लिए जाते हैं कि हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा जो है वो मिलती है, और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा जो पठित गद्यांश है वो इस तरीके से आता है। अब अपठित गद्यांश को हम सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद में हमें उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस गद्यांश को हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया, अब इसको पढ़ने के बाद में इसके नीचे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे उन क्वेश्चनों को पढ़ करके इस गद्यांश में से उन क्वेश्चनों के कुछ शब्द हैं या लाइन है उनको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में हमें ये पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर बताया क्या गया है। इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो कैसा आएगा, गद्यांश होगा, उस गद्यांश में से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को पढ़ करके उस गद्यांश में से आसानी से वो लाइन जो है, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको हूबहू जैसा गद्यांश में दे रखा होता है वैसा की वैसा आंसर ही अपने को लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें कुछ भी हम फेरबदल नहीं कर सकते, और जो सटीक आंसर है वो हमें देना ही पड़ता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, 3 तरीके का क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों। हमारी कक्षा 9 से 12 तक जो भी अपठित गद्यांश है
उनमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो कैसा आएगा, अभी हमने आपसे चर्चा की कि जैसे मान लीजिए कि एक गद्यांश हो गया, उसमें से कोई क्वेश्चन हो गया। एक तरीके का क्वेश्चन तो कैसा आएगा, जो बिल्कुल सीधा और सरल होगा, जो छोटी क्लास में भी अक्सर है प्रयोग में लिया जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ करके हम जब गद्यांश में से उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो हूबहू हमें वैसे की वैसा आंसर लिखना पड़ता है, यानी कि उसमें अपनी तरफ से कोई फेरबदल करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बिल्कुल सटीक आंसर उसका होता है, चाहे वो शुरुआती लाइनों में मिले, चाहे मध्य में मिले, चाहे अंत में मिले। एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा कि दूसरे क्वेश्चन में यह आएगा कि क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है हम पूरे गद्यांश में से देखेंगे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा गया कि यहां से लेकर के उसका आंसर जो है वो यहां तक आ रहा है, और इन शब्द सीमाओं की अगर हम बात करें तो 70 या 80 शब्द सीमा कितनी हो गई, 70-80, और अपने को आंसर देना है 20 से 30 शब्दों में, जो कि बड़ी क्लासें हैं उनमें आंसर जो है वो संक्षेप में देना पड़ता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आंसर की जो होती है एक शब्द सीमा होती है। तो छोटी क्लासों में जो आंसर देते हैं वो क्या करते हैं, शब्द सीमा में निर्धारित होता है। शब्द सीमा जैसे हम 12वीं की बात करें तो 25 से 30 शब्द है, 25 से 30, और कुछ क्वेश्चनों के ऊपर भी निर्भर करता है कि 35 शब्द भी जा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके शब्द सीमा में ही अपने को आंसर देना चाहिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पहला तरीका तो ये हो गया कि क्वेश्चन ऐसा होगा और उसमें से वो लाइन जो है वो जो की त्यों रखनी पड़ती है, आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें सटीक आंसर देना पड़ता है, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना पड़ता है। एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का आता है विद्यार्थियों, कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि नीचे क्वेश्चन दे रखा होता है और उस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम गद्यांश में से मिलाएं तो उसमें हमें 70-80 जो शब्द सीमा है, कितनी शब्द सीमा, 70-80, उतनी शब्द सीमा हो जाती है, और वो पूरी की पूरी बात जो है वो हम लिख नहीं सकते। तो कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव हम करें जो कॉमन हो, और जैसे फालतू के जो शब्द हैं उनको हटा करके संक्षेप वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने को आंसर लिखना पड़ता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर पूरे गद्यांश में से ही मिलता है। तो उस तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जिस पूरे गद्यांश में से जैसे उसका आंसर मिले, तो उसमें से अपने को छांट लेना होता है कि इसमें से यहां से लेकर के ये मुख्य बात इसमें ये बताई गई है, मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं वो अपने को छांट करके इसमें से अपने को लिखना पड़ता है। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर अपन देखते हैं। गद्यांश को हमने सही तरीके से पढ़ा, पढ़ने के बाद में अब उसमें से अपना आंसर छांटते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले लाइन देखते हैं कि लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। तो इसमें आंसर ये मिल गया कि जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे अपने को नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर अपने को ऐसे की ऐसे नहीं लिखना है। अगर ऐसे की ऐसे लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सही तरीके से सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी क्लासों में अक्सर क्या होता है कि आंसर को अपनी भाषा शैली में चेंज करके लिखना पड़ता है। कुछ शब्द जो है वो अपने तरीके से अपने अनुसार लिखेंगे तभी हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा कि लेखक के अनुसार जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है। प्रश्न का आंसर लिखेंगे जैसा प्रश्न बोल रहा है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को आंसर में देखते हैं। प्रश्न है लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। अब आंसर क्या लिखना है कि लेखक के अनुसार वह देश उन्नतिशील होता है। इसमें लिखने है ना, लेखक के अनुसार वह देश उन्नतिशील होता है, या लेखक के अनुसार जिस देश के नागरिकों में
देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है। लेखक के अनुसार जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है। बिल्कुल सीधा और सटीक सा आंसर इसका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है स्वदेश शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो व्याकरण के जो भी टॉपिक होते हैं सबसे पहले उन टॉपिकों के बारे में अपने को ये समझ लेना है कि बताना क्या है। तो इसमें क्या बताना है, उपसर्ग। अब उपसर्ग जो है कोई भी शब्द है उसके शब्द के आगे जो शब्द लगे उपसर्ग और शब्द के पीछे जो शब्द लगे उसे प्रत्यय। तो उपसर्ग जो है बताइए, स्वदेश शब्द में मूल शब्द बताना है और उपसर्ग बताना है। तो मूल शब्द तो क्या हो गया, मूल शब्द तो क्या हो गया देश, और उपसर्ग क्या हो गया स्वयं। तो इसमें अपने आंसर लिखेंगे स्वदेश शब्द में मूल शब्द देश और उपसर्ग क्या हो गया स्वयं। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक। अब विद्यार्थियों शीर्षक के लिए अपने को पहले भी हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि शीर्षक लिखते समय अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या, शीर्षक का चुनाव जो होता है ज्यादातर कहां कर लिया जाता है, शीर्षक कहां मिलता है ज्यादातर, शुरुआती 2-3 लाइनों में या अंत की 2-3 लाइनों में। तो इसमें पहली बात तो ये हमें याद रखनी है कि कोई भी गद्यांश और काव्यांश होता है उसमें अगर शीर्षक का अपने को चुनाव करना पड़ता है ना, तो शुरुआती 2-3 लाइनों में शीर्षक का चुनाव करेंगे या अंत की 2-3 लाइनों में शीर्षक आसानी से मिल जाता है। नंबर 1 बात तो ये ध्यान रखनी है। नंबर 2 क्या ध्यान रखनी है कि शीर्षक उसी शब्द को छांटना है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो गद्यांश है या काव्यांश है वो निर्भर करता हो। जैसे ये गद्यांश है, इसमें से ऐसे शीर्षक का चुनाव हम करेंगे जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बात जो है वो रखी गई हो, या जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे जो विचार हैं वो बताए जा रहे हों। तो इसमें अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या है, स्वदेश प्रेम। शीर्षक क्या है, अपठित गद्यांश को उचित शीर्षक में क्या आएगा, स्वदेश प्रेम। आपको हमने बताया कि शीर्षक हमेशा संक्षेप में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शीर्षक को भी हमने बड़े शब्दों में या बड़े वाक्यों में उनको लिख दिया है। तो शीर्षक जो है स्वदेश प्रेम। अब स्वदेश प्रेम जो है अपने देश से प्रेम। अब हम बात करेंगे कि इसमें पूरी की पूरी जो बात बताई गई है वो किसके ऊपर आधारित है, स्वदेश प्रेम। अपने देश से प्रेम था किनको, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, भगत सिंह जी को, लक्ष्मीबाई जी को, महात्मा गांधी को आदि, इनको अपने देश से प्रेम था, तभी तो वो लोग हंसते हंसते उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया था। देश प्रेम इसमें शुरू से लेकर के अंत तक हम जब भी इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें हर एक लाइन से क्या निकल करके आ रहा है, स्वदेश प्रेम। तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, स्वदेश प्रेम। चौथा क्वेश्चन है, हम अपने देश के इतिहास से कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम अपने देश के इतिहास से, हम अपने देश के इतिहास से कौन सी शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। तो हम अपने देश के इतिहास से क्या क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक तो हम देशभक्ति की, एक देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की। हम अपने देश की एक तो देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा या शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम अपने देश के इतिहास से कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम अपने देश के इतिहास से देशभक्ति और देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की शिक्षा या प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन है अंत वाला, इतिहास में देशभक्तों की क्या परंपरा मिलती है। इतिहास का मतलब होता है जो बीत चुका, बीते हुए को क्या कहेंगे हम, इतिहास कहेंगे। कि इतिहास में देशभक्तों की क्या परंपरा मिलती है।
क्वेश्चन बनता है कि इतिहास में जो बीत चुका समय, उस समय में देशभक्तों की, हमारे देश के जो भक्त हैं उनकी क्या परंपरा मिलती है। तो इसका आंसर है कि हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें, यानी कि हम अपने देश के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके देश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। अब यहां से लेकर इसका आंसर जो है वो इस लाइन से लेकर के यहां तक होगा। अब इसमें अपने को जो व्यर्थ के शब्द हैं, कहां से कहां तक, इसको मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से, कि हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके देश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। यह आंसर है किसका, 5वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतिहास में देशभक्तों की क्या परंपरा मिलती है। अब विद्यार्थियों इसका आंसर भी हमें नजर आ गया कि इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक हमें लिखना है। अब ऐसे कि ऐसे जैसा इसमें दे रखा है वैसा ही आंसर हम लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देता है। तो इन शब्दों में कुछ काट छांट हम करके अपने अनुसार उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इतिहास में देशभक्तों की क्या परंपरा मिलती है। इसका आंसर होगा, देश के इतिहास में देशभक्तों की एक लंबी परंपरा मिलती है। यहां से हम देखेंगे देश के इतिहास में, मतलब पर्सन जो बोल रहा है उसका आंसर उसी में से देख रहे हैं कि देश के इतिहास में क्या करना है, देशभक्तों की एक लंबी परंपरा मिलती है। यहां से देश के इतिहास में यहां तक लिखेंगे, देश के इतिहास में देशभक्तों की एक लंबी परंपरा मिलती है। आगे हम देखेंगे जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। जिसमें क्या किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम जो है उसमें उन्होंने अपना अद्भुत परिचय दिया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से अपठित गद्यांश आता है और उसका हल जो है वो हम करते हैं। तो आज हमने एक अपठित गद्यांश देखा और उस गद्यांश में से जो जो सवाल बनने वाले हैं वो सवाल देखे। अगली क्लास में एक दूसरे अपठित गद्यांश के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।